आज की सभा के अध्यक्ष सम्मान्य प्रोफेसर राजकुमार जी, प्रोफेसर मनोज कुमार जी, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, इस सारे कार्यक्रम के सूत्रधार आशीष जी। सूत्रधार तो पीछे ही रहता है हमेशा, मैं तो नाट्य शास्त्र पढ़ता पढ़ाता रहा हूँ। सूत्रधार पीछे रह करके और कठपुतलियों को नचाता है। और संचालन जो कर रही है प्रीति जी, मेरे सामने बैठे हुए आचार्य मनीषी अवधेश प्रधान जी, प्रभाकर जी, कृष्ण मुरारी पांडे जी, सदाशिव जी, प्रोफेसर ओझा जी और सभी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक गण। सबसे पहले तो मैं कमला प्रसाद स्मृति सांस्कृतिक संस्थान भोपाल और महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आदरणीय कमला प्रसाद जी के संबंध में इतना सुंदर जो वक्तव्य दिया संजय कुमार जी ने उसको सुन सका, और आशीष जी ने जो विषय दिया है उस पर इस निमित्त से मैं कुछ बातें प्रस्तुत करूं। संजय जी जब बोल रहे थे तो बहुत सारी यादों के वातायन मेरे भीतर खुलते गए। कमला प्रसाद जी को मैं पिछले 58 सालों से जानता हूँ। मैं शायद इस सभा कक्ष में सबसे बुजुर्ग आदमी हूँ, और मैंने सन 1966 में पहली बार प्रत्यक्ष दर्शन किए कमला प्रसाद जी के। मैं बीए का छात्र था महाराजा महाविद्यालय छतरपुर में, और वो लेक्चरर होकर के लगभग उसी साल आए थे। हिंदी साहित्य मेरा विषय नहीं था तो मैं उनका छात्र नहीं रहा, पर उनको देखता था आयोजनों में, और बहुत सारी स्मृतियां याद है उस समय की। उसके बाद जब वो सागर विश्वविद्यालय में टीचर फेलो होकर के आए और कभी गोष्ठियां उन्होंने की, वहाँ कराई, विचार गोष्ठियां कराई, उसे मुझे बुलाते थे, उनसे विचार विमर्श होता था। साहित्य कला परिषद के निदेशक रहे, उस निमित्त से वे मुझे बुलाते रहे। रीवा में जब वे पहुंच गए तब भी मैं उनकी संगठन कुशलता का, कार्य कुशलता का, उनकी तेजस्विता का बहुत प्रशंसक रहा हूँ, और वे मेरे ऊपर बड़ा स्नेह भी रखते थे। तो उनके सानिध्य की कई स्मृतियाँ मेरे मन में है, लेकिन उनको अगर कहने लगूंगा तो 1 घंटा का समय लगभग इसी में लग जाएगा। इसलिए और ये बात जरूर है कि एक तो वृद्धावस्था में धीरे धीरे विस्मृति होती है, स्मृति भ्रंश होता है, स्मृति विलोप भी होता जाता है, जिनको एल्जाइमर, डिमेंशिया इत्यादि बीमारियां कहते हैं, वो धीरे धीरे हम लोगों को व्याप्त हो रही है। तो बहुत सारी स्मृतियां ऐसे कमला प्रसाद जी जैसे हमारे समय की विभूतियों की हमारे ही भीतर रह जाएंगी। लेकिन वो एक अलग बात है, उसको किसी अन्य मंच पर मैं कहूँगा। मुझे जो विषय आशीष जी ने दिया है उसी पर मैं चर्चा आरंभ करूँगा। हम रचना और आलोचना का क्या संबंध है हमारी परंपरा में, क्योंकि भारतीय परंपरा के पक्ष से मुझे कुछ कहना है, और संस्कृत का आचार्य होने के नाते, संस्कृत का अध्यापक होने के नाते, या छात्र होने के नाते, विनम्र छात्र ही मैं अपने आप को संस्कृत साहित्य का मानता हूँ, उस नाते अपनी परंपरा से मैं जितना समझता हूँ रचना और आलोचना के संबंध को, उसी पर मैं चर्चा करूँगा। मैं अपनी बात, राजशेखर ने काव्य मीमांसा में एक कथा बताई है, उससे आरंभ करूंगा। राजशेखर की चर्चा नहीं आई, इतनी चर्चा हुई है, और राजशेखर 10वीं शताब्दी के बहुत बड़े आचार्य हैं, और रचना और आलोचना के संबंध को लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण बातें वे करते हैं। काव्य मीमांसा उनकी किताब है। काव्य मीमांसा के पहले अधिकरण के 3रे अध्याय में काव्य पुरुष की उत्पत्ति का प्रसंग राजशेखर बताते हैं। एक प्रतीकात्मक कथा के द्वारा कविता का जन्म कैसे होता है यह वे बता रहे हैं। कथा कुछ इस प्रकार की है कि देवी सरस्वती को पुत्र की बड़ी लालसा थी। वे चाहती थी कि मेरे एक बेटा हो। उन्होंने हिमालय पर पुत्र की लालसा से घोर तप किया,
ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। तब सरस्वती को काव्य पुरुष के नाम से बेटा हुआ। बेटा भी ऐसा पैदा हुआ कि जन्म लेते ही उसने अपनी माता सरस्वती के चरण पकड़े और उनकी उस स्तुति में उसने यह सुंदर छंद गाया। ऐसा ही लिखा है राजशेखर ने, यदेतद् वाङ्मयं विश्वम् अर्थमूर्त्या विवर्तते। मुझे पाठ पर थोड़ी शंका है, वो सदाशिव जी हैं तो मैं किसी दूसरे संस्करण से मिलाऊंगा। यस्येतद् शायद होना चाहिए। यदेतद् वाङ्मयं विश्वम् अर्थमूर्त्या विवर्तते सोऽस्मि काव्य पुमानम्ब पादौ वन्दे यतावकौ। यह वाङ्मय का विश्व जिससे अर्थ के बिंबों में विवर्तित होता है, वह काव्य पुरुष हूँ मैं माँ, और नमन करता हूँ तुम्हारे दोनों चरणों में। सरस्वती तो अपने बेटे की रचना पर प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि तूने बेटा मुझे जीत लिया, और बेटे से कोई हार जाए तो यह हार दूसरे बेटे के जन्म जैसी सुखदायक होती है। बहुत ही सुंदर गद्य है यहाँ राजशेखर का, अद्भुत गद्यकार है राजशेखर। कविता झरती है उनके गद्य में। लिख रहे हैं काव्यशास्त्र की किताब। तो मुझे बड़ा प्रलोभन था कि मैं उनके वाक्य यहाँ पढ़ूंगा, लेकिन समय भी बहुत हो गया। देवी ससम्मोद मंक पर्यंके नादाय तमुदलापयत वत्स सच्छंदस्कायाः गिरः प्रणेता वाङ्मय मातरमपि मातरं मां विजयसे प्रशस्यतमं चेदमुदाहरन्ति यदुत पुत्रात् पराजयो द्वितीयं पुत्र जन्म इति। उन्होंने कहा कि इसके पहले गद्य में विद्वज्जन बात करते थे, अब तू अवतरित हो गया तो पद्य और छंद का आविर्भाव हो गया। बाकी तो काव्य का स्वरूप जो सरस्वती के मुख से बताते हैं, वहाँ उक्ति चरणम ते वचो रसः आत्मा रोमाणी छंदांसी प्रश्नोत्तर प्रवर्लिकादिकम वाक्य ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं उस समय के कविता के शास्त्र के। और अनुप्रास उपमादेश त्वाम अलंग कुर्वन्ति इत्यादि। तो सरस्वती कहती है मैं तुझे बच्चे के रूप में ही देखना चाहती हूँ, तो तू बच्चा ही बनकर रह। तथापि सम्रण प्रगल्भस्य पुंसः कर्म बालोचितम चेष्टस्व इति निगद्य निवेश्य चेन मनोकाश्रैणी गंड शैल तल तल्पे स्नातुम अभ्र गंगाम जगाम। उसको बच्चा हो गया, उसको उन्होंने फिर से बच्चे के रूप में हो गया, उसको उन्होंने पेड़ की छाया में लिटाया और अभ्र गंगा में, आकाश गंगा में नहाने चली गई। इधर स्नान करने गई, उधर से उष्णस ऋषि निकले। उन्हें लगा कि कोई अनाथ बच्चा यहाँ लेटा हुआ है, आसपास कोई नहीं है, तो उसे उठा करके अपने आश्रम में ले आए। उष्णस ने जैसे ही उसको उठाया तो काव्य पुरुष छंदों में उनसे बतियाने लगा। उष्णा ऋषि बड़े चकित हो गए कि बच्चा है, ये छंदों में गा रहा है। तो उसने कहा काव्य पुरुष ने, या दुग्धापि न दुग्धेव कवि दोग्ध्रिविरन्वहं प्रदिनस्तन्निधत्तां सा सूक्ति धेनु सरस्वती। कवि रूपी ग्वाले दूहते जाते हैं जिसको, और दुही नहीं जा पाती है जो, ऐसी सूक्ति की कामधेनु रूप सरस्वती हमारे हृदय में सन्निधान करे। तो कुछ इस तरह से एक किस्सा आगे बढ़ता है। वह काव्य पुरुष या कविता शिशु वाल्मीकि के आश्रम में जा पहुंचता है, फिर व्यास के आश्रम में जा पहुंचता है। ये सब उसके संसर्ग से कवि हो जाते हैं। उष्णा पहले कवि हुए, ये परंपरा यही बताती है, फिर वाल्मीकि हुए कवि, और तीसरे कवि व्यास हुए। तो उनका एक किस्सा इसमें चलता है। और सरस्वती हर बार उसको उठा करके ले आती थी कि कहाँ कहाँ चले जाते हो तुम। उसको उठा करके फिर अपने लेकर आती ब्रह्मलोक में। तो बार बार धरती पर लौटने की जिद करता है कि मुझे वहीं जाने दो। तो सरस्वती उसको रोकती रहती है। एक बार में ज्यादा ही नाराज होकर के चल पड़ा। तो उसकी दोस्ती इस बीच कुमार कार्तिकेय से हो गई थी। कुमार कार्तिकेय बड़े दुखी हो गए कि हमको छोड़ के चला गया हमारा मित्र। तो देवी उमा को अपने बच्चे का दुख नहीं देखा गया। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, इसकी शादी कर देना चाहिए, बच्चे को रोकना है तो शादी कर दो उसकी। तो उन्होंने कहा कि इसका साहित्य विद्या के साथ विवाह करा दिया जाए। तो काव्य पुरुष वर बना और साहित्य विद्या उसकी वधू। दोनों की जोड़ी खूब जमी और दोनों धरती पर फिर अपना हनीमून मनाने के लिए। ये बहुत अद्भुत निराला आख्यान राजशेखर ने रचा है, क्योंकि वे कविता कैसे लोक से जुड़ती चली जाती है इसकी बात करते हैं। और जहाँ जहाँ काव्य पुरुष दूल्हा और जहाँ जहाँ साहित्य विद्या उसकी दुल्हन गए, वहाँ वहाँ वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ कैसे पैदा हुई। हर इस देश की हर धरती पर चप्पे चप्पे में वो घूमे और कैसे अवंती दाक्षिणात्य गौड़ी पांचाली ये प्रवृत्तियाँ आई। तो कविता में कैसे लोक आया, ये वो बता रहे हैं। कुल
मिलाकर के मैं इस कथा की याद मुझे इसलिए आई कि काव्य पुरुष जिसको हम कविता कहते हैं, संस्कृत में कविता शब्द का इस्तेमाल नहीं होता अमूमन। बहुत सारी शब्दावली, रेवा प्रसाद जी जैसे पंडित आ जाए तो बुरी तरह चिढ़ जाएंगे कि क्या क्या बात करते हो, काव्य क्यों नहीं कहते, काव्य शब्द है हमारे यहाँ। काव्य उसको हम पुल्लिंग के रूप में देखते हैं, जिसको हम पुल्लिंग को देखते हैं वही वहाँ स्त्री हो जाती है। अब हम चंद्रमा को पुरुष में देखते हैं, वो अंग्रेज लोग उसको शी करते हैं, वो वहाँ स्त्री हो जाता है। तो हम तो पुरुष के रूप में देखते रहे, तो उन्होंने उसको बच्चे के पुरुष के रूप में ही देखा है। आलोचना उसको साहित्य विद्या उन्होंने उसको उसकी दुल्हन बना दिया है। तो ये कुल मिलाकर के यह है कि दोनों का अटूट संबंध है और यह एक तरह से गठजोड़ है। यह पति पत्नी के संबंध जैसा भी इस कथा से यदि बताया गया है, तो इस गठबंधन है कि दोनों एक दूसरे को अनुशासित करते हैं। दाम्पत्य का भी यही रहस्य है, जो जिनकी शादी होने वाली उनको मैं बता देता हूँ कि हमारे ऋषियों ने ये वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही बताया कि एक दूसरे को दोनों कंट्रोल करते रहें, इंटर कंट्रोलेबिलिटी, ये मैरिज का सबसे बड़ा रहस्य है। तो आलोचना पुरुष स्त्री के वश में हो, स्त्री पुरुष के वश में होकर के रहे और दोनों एक दूसरे का अनुशासन स्वीकार करें। तो यह इसलिए दाम्पत्य के संबंध के रूप में उन्होंने राजशेखर ने रचना और आलोचना की। काव्य पुरुष और साहित्य विद्या, साहित्य विद्या से आशय कविता के शास्त्र से है, आलोचना के शास्त्र से है। तो रचना और आलोचना के संबंध को उन्होंने इस आख्यायिका के द्वारा इसी रूप में स्पष्ट किया। और शुरू में तो ठीक है, दुल्हन लाई गई तो उस पर हावी होने की चेष्टा करता है आदमी दूल्हा, और बाद में फिर यही हो जाता है कि जो कुछ वह कहती है वही सब आप ही मालकिन है, ये भी होता है। तो दोनों एक दूसरे के मालिक बने रहते हैं, दोनों एक दूसरे को अनुशासित करते रहते हैं। यह रचना से सिद्धांत बनते हैं, लक्ष्य से लक्षण गढ़े जाते हैं, ये बार बार कहा गया। तो जब लक्षण बन जाते हैं तो आगे के रचनाकारों को ये दिशा देते रहते हैं। आगे के रचनाकारों में फिर कोई बड़ा रचनाकार उन लक्षणों को तोड़ देता है, नया बनाता है, नया कुछ करता है, तो फिर आलोचना अपने आप को सुधारती है। तो ये गठबंधन इस तरह से बना रहता है। आनंदवर्धन साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य आचार्य हैं। वे बार बार यह कहते हैं कि हमने अपने ध्वनि सिद्धांत की सारी परिकल्पना लक्ष्य ग्रंथों के आधार पर ही की है। लक्ष्य ग्रंथों से आशय ऐसे प्राचीन काव्यों से है जिन्हें आज की शब्दावली में गौरव ग्रंथ या क्लासिक कहा जाता है। आनंदवर्धन उनके उदाहरण रामायण और महाभारत आदि को मानते हैं। आदि लगाया है, उससे कालिदास जैसे महान कवियों के काव्य भी उसमें आ जाते हैं। मैं आनंदवर्धन के उदाहरण नहीं पढ़ूंगा, उन्होंने 2-3 जगह ये बात दोहराई है कि हम हमेशा लक्ष्य को सामने रख कर के लक्षण बना रहे हैं, हवा में हमने कोई सिद्धांत नहीं गढ़े हैं। और नाट्यशास्त्र बात करता है कि हमेशा शास्त्र को लोक के पास जाना पड़ता है, लोक सबसे ऊपर है। बहुत विस्तार से भरत मुनि ने नाटक के सिद्धांत बताते समय यह कहा है कि जो कुछ हमसे छूट गया, जो कुछ हमसे प्रमाणित नहीं होता है, उस सब के लिए लोक के पास जाना होगा। साहित्य को, साहित्य विद्या, आलोचना को, दोनों को लोक के पास जाना होगा। अंततः आचार्य परंपरा ही यह कहती है, लोक का और शास्त्र का अटूट संबंध है। लोक के बिना शास्त्र नहीं, शास्त्र के बिना लोक नहीं। और यही संबंध फिर साहित्य रचना और आलोचना के दोनों में भी माना जाता है। तो ये कालिदास का उदाहरण देकर के हम समझ सकते हैं कि कैसे एक बड़ा कवि सारे आलोचना के परिदृश्य को बदल देता है और उससे आलोचना के मानक बनते हैं। कालिदास ने पूरा सिनारियो बदल दिया। कालिदास जैसे ही आते हैं वाल्मीकि और व्यास के बाद संस्कृत भारतीय साहित्य के सिनारियो पर या परिदृश्य पर, तो सारा परिदृश्य बदल जाता है। और इसीलिए उनको कवि कुलगुरु कहा जाता है कि आने वाले कवि उनसे सोर्स, उनसे प्रेरित होते रहेंगे और आचार्य उनसे औजार अपने बनाते रहेंगे आलोचना के। अब जैसे उनका पहला काव्य ऋतु संहार है, इसको मान लिया जाता है कि ये तो है नहीं। हमारे गुरु रेवा प्रसाद जी तो कहते थे कि नहीं, ये कालिदास ने लिखा ही नहीं है, पर मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि कालिदास हर काव्य में ऐसा कुछ कर देते हैं जो उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा
कालिदास के पहले ऐसा कोई काव्य लिखा ही नहीं गया जिसमें छहों ऋतुओं का एक के बाद एक इस तरह से वर्णन किया गया हो कि इस देश की धरती पर जो ऋतुओं के आने जाने से आवर्तन विवर्तन होता है, तो कैसे पूरी धरती नया चोला बदलती है, कैसे बदल जाती है। पूरी भारत की वसुंधरा को देखते हैं उस दृष्टि से। विंध्याचल के बीहड़ जंगलों में घूम रहे हैं, गर्मी में कैसे दरक जाती है धरती, क्या प्यास से बेचैन होकर के जानवर घूम रहे हैं, इसका चित्रण करते हैं। वसंत में अवसान करते हैं। ये जो इसके पहले इस तरह का कोई काव्य नहीं था। उसे मुक्तक का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बदल देते हैं कालिदास, क्योंकि इसके पहले छोटे छोटे मुक्तक होंगे और इतने बड़े भारी भरकम रामायण महाभारत जैसे काव्य हैं, लेकिन एक काव्य में आप ऋतुओं के माध्यम से पूरे देश की धरती का गान करते हैं। मेघदूत में वो उससे आगे जाते हैं और पूरा सांस्कृतिक बोध समेट लेते हैं। यक्ष की विरह वेदना में सारा ब्रह्मांड एक तरह से क्रोडीकृत हो जाता है, और एक ऐसा काव्य लिखा गया जिसके बारे में करीब 500 साल तक तो आचार्य परंपरा ये सिर खपाती रही कि इसको हम किस जोनर का काव्य मानेंगे, किस विधा का काव्य हम इसको मानेंगे। इस पर बड़ी चर्चा हुई। मेरा तो बहुत लंबा इस पर पेपर है, करीब 40 पेज का, कि किसने किस विधा की रचना इसको बताया, और वो विवाद करते रह गए। तो कालिदास ने ऐसी विधाएं बना दी जिनसे कि लक्षणों को परिमार्जित करना पड़ा और नए लक्षण खोजने के लिए विवश होना पड़ा आचार्यों को। कुमार संभव नायिका प्रधान महाकाव्य है, तो मेरा ये कहना है कि महाकाव्य के लक्षण में किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि एक महाकाव्य ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि जो कि पूरा फीमेल डिस्कोर्स वाला महाकाव्य हो, जिसमें कि नायिका प्रधान हो। उसमें तो जो कुछ करती है लड़की ही करती, पार्वती ही करती है। उनके जन्म से शुरू होता है, वो माता पिता उसको रोकती हैं, वो घर जाकर घर छोड़ करके चली जाती हैं, वही तपस्या करती हैं, वही विवाद करती हैं शंकर से। शंकर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं, फिर कहते हैं ठीक है मैं शादी कर लूंगा तुमसे। सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द होता है। तो पूरी उमा की, पार्वती की जो पर्वत पुत्री है, उन्हीं की कहानी है। तो हमको महाकाव्य के लक्षण में हम यह कह सकते थे कि ऐसा नहीं होगा कि धीरोदात्त कुल के महान क्षत्रिय ही नायक होंगे महाकाव्य के, कोई महिला प्रधान चरित्र उसमें होगा। हो सकता है कालिदास ने मानदंड बदल दिए, तो आचार्य तो फेल हुए मेरे ख्याल से। यहाँ उन्होंने किसी ने संशोधन नहीं किया महाकाव्य के लक्षण में। केवल रघुवंश जब कालिदास ने, उसमें उन्होंने पूरा बदल दिया, पूरा पैटर्न बदल जाता है। रघुवंश में तो कोई एक नायक है ही नहीं, वो तो पूरी की पूरी गैलेक्सी जो रघुवंश के राजाओं की है, पूरे वंश के उत्थान पतन की कथा है। और खत्म कहाँ करते हैं कि अत्यंत ही अधपतित जो राजा अग्निवर्ण है, इतना विलासी राजा हुआ कि उसको टीबी हो गई, मरा, टीबी से मर गया। क्या लिखते हैं, कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा है उसको, क्षय रोग राजयक्ष्मा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले भी जब इतना विलास करता था सुंदरियों के बीच में, स्वस्थ था जब भी, तो सुंदरियों के कंधों पर हाथ रखकर ऐसे मस्ती में चलता था। अब टीवी से ऐसा हो गया, चलते नहीं बनता है, तब भी सुंदरियों के कंधे पर हाथ रख के ऐसे चलता है। ये जो विभत्स यथार्थ है उसको चित्रण करते हुए आखिरी श्लोक में कहते हैं कि मरा, मंत्रियों ने उसकी रानी को राजगद्दी पर बिठा दिया कि आप शासन कीजिए, और वो रानी वैसे ही राज्य करती रही जैसे कि पहले प्रतापी राजा रघुवंश के राज्य करते थे। राज्ञी राज्यम अशिषत विधिवत भर्तुर अव्याहत आज्ञा, अव्याहत आज्ञा उसकी बनी रही और रानी राज, इसके साथ वो खत्म कर देते हैं। क्या कहते हैं, तो हमारे महाकाव्य के सारे वो एक कोई नायक ही नहीं है, और सारे वंश का उत्थान पता नहीं अंतर वस्तु है, तो कोई नायक नहीं, राम तक नहीं है उस हिसाब से, तो उसके नायक, तो यह कहिए कि बहुत सारे नायक हो सकते हैं, 25, 30, 40 नायक होंगे, जो फिर साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ को कहना पड़ा कि एक वंश भवा भूपा कुलजा भवो विवाह, या तो कोई एक नायक हो सकता है, लेकिन किसी एक वंश का वर्णन करे कभी तो बहुत सारे महान नायक उसके नायक हो सकते हैं। उन्होंने फिर नहीं जोड़ा कि उसमें यदि उस महान वंश में यदि कोई ऐसा हो गया क्षय रोग वाला, तो उसका वर्णन भी कर दे। तो ये कई बार आलोचना शायद कुछ पीछे रह जाती, कभी इतना प्रतिभाशाली होता है और चुनौतियां रख देता है शास्त्र के सामने, आलोचना के सामने। तो ये एक सवाल आता है कि आजकल बहुत चर्चा होती है हिंदी में, अन्य भाषाओं में रचना और आलोचना के संबंध पर। संस्कृत की परंपरा में, प्राचीन भारतीय परंपरा में रचना और आलोचना के संबंध को लेकर के इस तरह की चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ये मान लिया गया है, तो ये तो एक टेकन फॉर ग्रांटेड है, प्रिज्यूम्ड है कि इन दोनों में अनिवार्य संबंध है और दोनों एक दूसरे को उसी प्रकार से अनुशासित करती रहेंगे। शास्त्र का काम शंसन भी है
और शासन भी है। तो जो कविता का शास्त्र है वो शंशन मतलब डॉक्यूमेंटेशन करेगा कि महान कविताएं कैसी हैं, उनका विश्लेषण करेगा, जो कि आनंदवर्धन करते हैं। अद्भुत विश्लेषण करते हैं, आप पढ़ करके देखिए अमरुक के बारे में उन्होंने क्या कहा, श्लोक उद्धृत करके कैसे एनालिसिस की है। धर्मकीर्ति, किसी ने नहीं पहचाना कि धर्मकीर्ति कितना बड़ा कवि है। पूरे 2 पेज का निबंध आनंदवर्धन ने धर्मकीर्ति के एक श्लोक पर जो लिखा है उसको देख लो, कैसे आलोचना की जाती है एक एक शब्द की मीमांसा करते हुए एक महान कवि की। वो कुंतक तो 3-3 4-4 पेज का निबंध लिखते हैं रघुवंश के एक प्रकरण को लेकर के, कैसे आलोचना होती है, कितनी बारीकी से समीक्षा, और क्या भाषा इन लोगों की है। तो आलोचना नहीं हुई है तो नहीं कह सकते, आलोचना बहुत ज्यादा होती थी हमारे यहाँ, मुझे जो लगता है। और तभी आलोचना इतनी ज्यादा होती थी सर्वदेयों के समाज में, ओरल ट्रेडिशंस में, तभी तो शास्त्र लिखे जाते थे। तो ये शास्त्र कैसे बने, कुंतक का शास्त्र बना, अभिनवगुप्त का बना, खासतौर से आनंदवर्धन का, कि सर्वदेयों का पूरा एक वर्ग है जो चर्चा कर रहा है एक एक कवि को लेकर के कि इस कवि की कविता अच्छी क्यों है। और ये आनंदवर्धन कहते हैं कि सर्वदेयों का वर्ग है एक, सर्वदय समाज है एक, तेन ब्रूमा सर्वदय मन प्रीते तत्स्वरूप, उन सर्वदेयों की मन प्रीति के लिए हमें शास्त्र लिख रहे हैं। ये जो ग्रुप्स बन गए हैं कवियों के, उनमें ओरल ट्रेडिशंस में चर्चा होती रही, और उसका जो निष्कर्ष है फिर आलोचना शास्त्र में आता है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके समय में तो किताब कितनी आसानी से छप जाती है, 5 दिन में उसने टाइप की और भेज दी जैसी भी हुई, और पीएचडी कर रहा है तब भी उसने 2 किताबें निकलवा दी। ऐसा नहीं था, पुराने जमाने में छपाई नहीं थी, भोजपत्र मुश्किल से मिलता था, याददाश्त बहुत अच्छी थी लोगों की, किताबें की किताबें पूरी की पूरी 10,000 450 मंत्र 10,000 साल तक वैसे के वैसे याद रख लिए हमारे पुरखों ने। ये चमत्कार तो दुनिया में किसी में नहीं हुआ। ये सब जबानी चर्चाएं होती, वो सब याद रहती हैं उन लोगों की स्मृति में। एक एक कवि को लेकर के कितनी कितनी चर्चाएं हुआ करती होंगी, इसका अंदाज हमको लगता है जब हम आनंदवर्धन को पढ़ते हैं, जब हम कुंतक को पढ़ते हैं, जब राजशेखर को पढ़ते हैं, अभिनवगुप्त को जब हम पढ़ते हैं, तो उनका निष्कर्ष के सूत्र रूप में निकाल करके वो कुछ प्रीति जी ने अच्छा कहा कि कितनी गहरी चर्चाएं होती होंगी जब ये कम से कम 100-150 श्लोक ऐसे मिलते हैं, क्योंकि कितनी चर्चाओं के बाद में तय किया गया कि किस कवि का जोनर क्या, किस कवि की विशेषता क्या। तो उपमा कालिदासस्य भावे कर्तुगौर, इतनी बढ़िया पहचान तो बड़ी मुश्किल से होती है, और उस कवि की अद्वितीयता स्थापित कर दी। अर्थ गौरव अगर है तो फिर कालिदास भी नहीं, फिर माघ भी नहीं, भाभी नहीं है। ये निश्चित पहचान है कि अर्थ गौरव के कवि तो भारवी ही हुए, कोई वैसा अर्थ गौरव नहीं मेंटेन कर पाया अपनी कविता में। उपमा जैसी कालिदास देते हैं वैसे तो कोई नहीं दे पाया। और माघ में फिर तीनों का सामंजस्य हो गया, पदलादित्य का सामंजस्य दंडी में हो गया। ये तो बड़ी चर्चाओं के बाद फिर निकष स्वरूप ये बनाए गए होंगे। ऐसे इकट्ठे आप करेंगे तो 150-200 श्लोक होंगे, और मैंने राजशेखर के श्लोक उद्धृत इकट्ठे किए, तो एक मिनी हिस्ट्री पूरे संस्कृत काव्य की कवियों के इतिहास की बन जाती है, जो जल्लड़ ने सूक्ति मुक्तावली में एक कालिदास इसके राजशेखर के नाम से उद्धृत किए हैं। तो पश्चिम के विद्वान ये भी कहते थे कि इनके पास हिस्ट्री नहीं है, संस्कृत साहित्य का इतिहास इन्होंने नहीं लिखा, हमने शुरू किया, हमने बताया कि कैसे लिखेंगे। ऐसी मूर्खताएं उन्होंने की हैं, परम मूर्ख, प्रचंड मूर्ख थे वो लोग। बड़े ठीक है काम कर दिया, विलियम जोन्स ने बड़ा काम किया, लेकिन संस्कृत हमको क्या सिखाएंगे और कितनी समझेंगे। तो मैंने तो क्या क्या उन्होंने मूर्खताएं की है, इस पर खूब चर्चाएं की है, आपको सुनना चाहिए। मैं इतना बकता रहता हूँ यूट्यूब पर, मेरे लेख हैं, और मैंने प्राच्य विद्या मनीषियों का क्या क्या विमर्श है, यूरोप के लोगों का किस दृष्टि से क्या राजनीति उनकी, इस पर मैंने बात की है। लेकिन ये जो इतिहास हमने बनाया, बहुत कुछ ओरल ट्रेडिशन में हमारे पास था, हमने उसको रखा और आलोचना हम करते रहे, उसके दस्तावेज मिलते हैं। लेकिन एक बात ये समझना चाहिए कि जो कंपार्टमेंटलाइजेशन या जो विभाजन पश्चिम में है वो हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है। और वहाँ पोएट और फिलासफर और क्रिटिक ये अलग अलग चीज़ें हैं, हमारे यहाँ ऐसा कहीं नहीं माना गया। कवि जो है पंडित भी है, ज्ञानी भी है और ऋषि भी है, और वो जो आचार्य है वो कवि नहीं होगा ऐसा तो है ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और मैं रेवा प्रसाद द्विवेदी जी पर बात करूंगा, आप लोग आइए अपराह्न में,
तो जो हमारे समय का महान कवि है वो उतना ही बड़ा आचार्य भी है। बहुत बड़े से बड़ा दार्शनिक महान कवि हो सकता है। शंकराचार्य बड़े दार्शनिक हैं, लेकिन उनकी सौंदर्य लहरी जैसी कविता दुनिया में वैसी कविता नहीं लिखी गई। कई बार कुछ जगहों पर तो कालिदास भी लगता है कि पानी भरेंगे यहाँ आकर के, ऐसी अद्भुत कविता सौंदर्य की जो रचते हैं। शंकराचार्य ने अगर लिखी है तो अभिनवगुप्त कितने बड़े कवि हैं और अद्भुत कवि हैं। वो रूमी की याद आती है अभिनवगुप्त के, जब हम पढ़ते हैं श्लोक तो केवल मौलाना जलालुद्दीन रूमी वो उस तरह के कवि हैं। उसको की सूफीज्म आ रहा था उस समय 11वीं शताब्दी में, तो जो ऊंचाइयों पर पहुंचे उत्पल देव जो कि शैव दर्शन के सबसे अभिनवगुप्त के परम गुरु, लेकिन क्या श्लोक उन्होंने लिखे हैं। जितना गहरा दर्शन, जितना गहरा अध्यात्म, उतनी जबरदस्त इमेजरी, क्या कलर्स हैं कविता में बनते हैं। तो जो दार्शनिक है वही सबसे बड़ा कवि भी हमारा हो सकता है, जो आचार्य है उतना ही बड़ा कवि भी हो सकता है। ये जो खांचे हमने नहीं बनाए, तो इसलिए कई बार यह भी हो सकता है कि कवि उतना ही बड़ा आचार्य है और वह कविता के भीतर शास्त्र रच रहा है, या आचार्य बहुत बड़ा आचार्य और शास्त्र के भीतर का काव्य रच रहा है। ये जो जोनर्स हैं जो यूरोप ने हमको दिए कि एपिक ये होगा और ये लिरिक ये होगा और ड्रामा ये होगा, इस तरह का हमारे यहाँ ड्रामेटिस्ट नाटककार कवि नहीं होगा ऐसा थोड़ी है। जो कवि है वही तो नाटक लिखता है, तो नाटक भी काव्य है और काव्य में सब कुछ आ जाता है, इसलिए वो काव्य की अवधारणा बहुत बड़ी है। तो ये संभव हो सका यहाँ पर कि कालिदास जैसे कवि अपनी कविता के भीतर आलोचना के बहुत बड़े मानक इंगित करें। सीधे सीधे इंगित नहीं करते, वो इतने बड़े कवि हैं कि सीधे नहीं कहते, लेकिन कालिदास की कविता पढ़ करके तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत बड़ा सौंदर्य शास्त्र बनाने का प्रयास किया। कालिदास की लालित्य योजना आप पढ़िए तो लगेगा कि कैसे कालिदास की कविता से वो आलोचना के सूत्र निकाल लेते हैं। शब्द ही कालिदास के हैं, वो तो सारे अन्यथा करण भाव विगम करण विगम इत्यादि जो एस्थेटिक्स की शब्दावली उन्होंने ली वो कालिदास से ले ली, लेकिन वहां कविता की भाषा में कालिदास बोल रहे हैं। तो ये एक भी व्यक्ति आलोचक भी उसके भीतर है और कवि भी उसके भीतर है, वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। यह भी संभव हो सकता है, रचना और आलोचना का ऐसा भी संबंध हो सकता है। राजशेखर ने इस पर विचार किया। उन्होंने कहा कि दो तरह की प्रतिभा होती है, कार्यत्री प्रतिभा होती है, भावयत्री प्रतिभा होती है। कार्यत्री प्रतिभा क्रिएटिव फैकल्टी और भावयत्री प्रतिभा जो है वो क्रिटिकल फैकल्टी, रफली ऐसा कह सकते हैं अगर अंग्रेजी में ज़्यादा समझ में आए तो ये हालांकि प्रतिभा तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, ऐसा दुनिया में और किसी काव्यशास्त्र में प्रतिभा जैसा हमारे यहाँ जो विचार है। क्योंकि आप फिर गोपीनाथ कविराज की किताब पढ़िए, 100 पेज का उनका मोनोग्राफ है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रतिभा इन इंडियन फिलॉसफी। तो कितनी गहराई से मनोवैज्ञानिक दार्शनिक बुद्धियों में से जूझते हुए प्रतिभा के बारे में व्याकरण दर्शन में और शैव दर्शन में विचार किया गया, और उसमें बहुत सारी मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं भी समाहित की गई। तो ये कार्यत्री और भावित्री एक मत यह है कि अलग अलग ही होती हैं, एक व्यक्ति में दोनों एक साथ नहीं होती। लेकिन राजशेखर कहते हैं, वो कालिदास का श्लोक उद्धृत करके कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति में कार्यत्री मतलब क्रिएटिव फैकल्टी और भावयत्री आलोचक की दृष्टि दोनों एक साथ हों। और कालिदास तो फिर कविता की भाषा में उन्होंने कोई श्लोक लिखा होगा, या कालिदास ने लिखा कि नहीं लिखा, राजशेखर ने कालिदास के नाम से उद्धृत किया है। तो यह जो काव्य मीमांसा में उन्होंने श्लोक उद्धृत किया है कि केचित् वाचो रचयितुम् अलम् श्रोतुमेव अपरस्तात्। मैं श्लोक पूरा नहीं पढ़ूंगा। कुछ लोग रचना करने में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ उसको सुनकर के उसकी मीमांसा करने में अच्छे होते हैं, लेकिन कालिदास अपने किसी श्रद्धेय रसिक मित्र से कहते हैं कि तुमने तो दोनों एक साथ दिखा दिए, तुम रचना भी कर लेते हो और उस पर विचार भी कर लेते हो। ये असंभव बात तुम्हारे भीतर आ गई, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जिस खदान से सोना निकलता है उसकी कसौटी का पत्थर उसी खदान से नहीं निकलता है। तुम्हारे भीतर से तो कविता का सोना और कविता की कसौटी का पत्थर दोनों ही निकल रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि
बहुत सारे हमारे कवि ऐसे हुए। माघ ने काव्यशास्त्र के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिए, भारवी ने कविता के गुणों के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिए। तो आलोचकों को सीधे सीधे इंगित भी करते जाते हैं हमारे कवि, और उनमें कार्यत्री और भावयित्री दोनों प्रतिभाएं एक साथ काम करती हैं। कालिदास जैसे कवि में पता नहीं चलता है कि कितनी गहरी बातें वे दर्शन की, वेदांत की, शिव दर्शन की और कविता के मानदंडों की चलते रास्ते कह गए। बहुत सुंदर ढंग से शकुंतला का वर्णन है, उसके चित्र का वर्णन है, कितने मानदंड कला के उन्होंने उसमें सुझा दिए हैं। ये तो हम जब मीमांसा उसकी करते हैं तब हमारे सामने वो बहुत सारे सूत्र उससे निकल करके पल्लवित होते हुए आते हैं। मैं आज विषय पर आगे आता हूँ कि हमारे यहाँ आलोचकों के संबंध में, जिसको भावक कहा गया है, भावक आलोचक के लिए हमारे यहाँ स्थानीय आलोचक के लिए शब्द है। आलोचना शब्द उस अर्थ में नहीं आता, क्रिटिसिज्म के अर्थ में पूरी 2000 साल की परंपरा में, संस्कृत की जितनी परंपरा में जानता हूँ काव्यशास्त्र की, उसमें नहीं आता। ये तो हिंदी में गढ़ा हुआ शब्द है। आलोचन देखना, आलोचन उस अर्थ में आता होगा, लेकिन भावक, भावकत्व, भावयित्री, प्रतिभा ये शब्द आते हैं। तो भावक जिसको कि आप आलोचक माने अगर, तो उसकी 4 कोटियां राजशेखर ने मानी। अरोचकी, सत्रणाभ्यवहारी, मत्सरी और तत्वाभिनिवेशी। तो अरोचकी आलोचक को या भावक को कुछ रुचता नहीं है, पसंद उसको कुछ भी नहीं आता, वो हर रचना पर नापसंदगी जाहिर करता है, उसमें निरस्त करने की प्रतिभा होती है, जिसको पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्स में जिसको डिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, कि सब कुछ का विध्वंस करता है। और अरोचकी आलोचक भी 2 प्रकार के होते हैं, राजशेखर कहते हैं कि एक जिनमें जन्मजात नैसर्गिक अरोचकिता रहती है, उन स्वभाव से ही ऐसे होते हैं कि अच्छी भी रचना अगर होगी तो तुरंत कहेंगे कि इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, ये क्या है। और दूसरे अरोचकी वे होते हैं क्योंकि वो ज्ञानी और विवेकशील है, तो वो रद्दी 2 कौड़ी की रचना सुनाई जाएगी तो चुप रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। कोई महान रचना होगी तब उस पर दोष बता देंगे। वो किसी एक में दोष बता करके कह देंगे कि बाकी कितना बड़ा है। और कालिदास की तारीफ नहीं करते मम्मट, छोटे छोटे कवियों की तारीफ में कह देते हैं, क्या बात है। मतलब पल्लट उनके समय का नौजवान कवि है, उभर करके आ रहा है, उसके श्लोक उद्धरण करेंगे, बताएं क्या बढ़िया अलंकार है। और कालिदास इतने अद्भुत श्लोक हैं, उनमें कहते हैं मध्यम श्रेणी का काव्य हो गया है। मैं तो चकित रह जाता हूँ कि क्या वर्णन किया है कालिदास ने। अद्भुत क्रोध शंकर का, देवता जब तक आसमान से चिल्लाते कि रोकिए रोकिए प्रभु अपने क्रोध को, तब तक कामदेव राख हो चुका था। ये श्लोक है। और इसको कहते हैं कि वो उन्होंने पार्वती की तरफ केवल देखा, तीनों आंखें उनकी खुल गई, टकटकी बांधकर एक बार देखा उन्होंने, इतना कहकर कि कालिदास में संदिग्ध प्राधान्य हो गया है कि शंकर क्या चाहते थे, उसको चुंबन करना चाहते थे कि वो क्या चाहते थे, संदेह हो जाता है। इसलिए मध्यम श्रेणी का काव्य है, जिसने अद्भुत श्लोक है कालिदास के, उसमें जानबूझ करके नहीं कहते कालिदास की इसके आगे क्या, शंकर के बारे में कैसे कह देंगे, वो उनको मध्यम श्रेणी का काव्य लगता है। तो ये बड़े आचार्य करते हैं कि महान कविता तक में हम नुक्स निकाल सकते हैं, और छोटे से छोटे कवि की उसको हम प्रमोट करेंगे, लेकिन वो ये आलोचकिता का नमूना एक तरह से। तो ये ज्ञान या विवेक के आधार पर वे बड़ी से बड़ी रचनाएं खींच चाले कर सकते हैं, इसको वितंडा कहा जाता है। ये टेक्निक हमारे यहाँ रही न्याय दर्शन में, चूंकि मैंने बात पर भी काम किया है, तो ये डिकंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स हमारे यहाँ डिबेट्स में आई, उसमें से ये वितंडा तो कैसे छिछालेदर की जाती है और कैसे तोड़ा जाता है, जो हमारे प्रतिपक्षी का मत है उसके एक एक पक्ष को खंडित करते हुए, तो उस रचना को वो विखंडित कर सकता है आलोचकी आलोचक, लेकिन वो सर्वदा नकारात्मक नहीं होता, क्योंकि जितने अंश में वो विखंडन करेगा उतने उसके अलावा कितनी बड़ी रचना है अभी वो प्रमाणित करेगा। तो मुझे एक इंतजार हुसैन हुए हैं, शायद आप में से किसी को याद हो, मुझे अगर नाम से ही याद है, पाकिस्तान के वो लेखक हैं। मुझे कब बंद करना है? 20 मिनट में कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी अच्छा समय की दिक्कत हमें नहीं है, वो अगले आयोजन की वजह से हमारा। हाँ वो ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा। आपने भी कुछ विलंब से शुरू किया है, तो उनका भी विलंब से ही शुरू होना चाहिए। ऐसा है, आप सुन लीजिए।
क्योंकि ये आपको और कोई सुनाएगा नहीं और मैं यहाँ हूँ, कब तक मैं रहूँगा, कब तक मेरी जर्जर काया रहेगी। तो इंतज़ार हुसैन पाकिस्तान के लेखक थे। उन्होंने उनकी शायद एक किताब थी संसार की सबसे बड़ी कहानी, और उनकी कहानियाँ उर्दू अद्भुत कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं उर्दू में, और वो संस्कृत भी जानते थे। उन्होंने कथा सरित सागर का उर्दू में अनुवाद किया था। एक जमाना था 1980 के आसपास का ये वक्त है, जबकि भारत भवन में अशोक वाजपेयी जी कुछ काम करते रहते थे, और तो उसमें फैज़ अहमद फैज़ भी भोपाल आए कभी, और इंतज़ार हुसैन भी उसमें आए। तो कमलेश दत्त त्रिपाठी जी डायरेक्टर थे कालिदास अकादमी के उस समय, शायद 1980 से 85 के बीच की बात है या इसके आसपास की बात है। तो इंतज़ार हुसैन लाए गए कालिदास अकादमी उज्जैन में। हम तो भोपाल में तो उनको देखने नहीं गए, हम तो सागर में थे, लेकिन कालिदास समारोह में हम हर साल जाते थे। तो पता चला कि इंतज़ार हुसैन साहब आ रहे हैं, उनको संगीता गुंदेचा या कोई लेकर के आया और उनका भाषण हुआ है। अच्छी बात है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कैसे संस्कृत को पढ़ते हैं लोग और अनुवाद तर्जुमा हम लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने एक वाकया सुनाया। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे एक अजीज दोस्त थे, वो बड़े क्रिटिक थे और वो हर शायर को नापसंद करते थे। हर बड़े शायर के बारे में वो कहते थे कि इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, तो बेकार है। गालिब में क्या है, कुछ नहीं। मीर में है क्या, कुछ नहीं है। तो हर शायर फिर फिराक और ये कहाँ लगेंगे भाई, फैज़ अहमद फैज़ और फिराक गोरखपुरी कहाँ लगेंगे जब गालिब और मीर के बारे में कह दिया। तो इंतज़ार हुसैन ने बताया कि हमने फिर एक बार उनसे पूछा कि मियाँ, तुम हर शायर के बारे में कहते कुछ नहीं इसमें, तो कुछ नहीं इसमें, तो तुम्हारी नज़र में उर्दू के सबसे बड़े शायर कौन हैं फिर, जिनकी तस्दीक तुम करते हो। तो उन्होंने कहा कि मियाँ, उर्दू में दो बड़े शायर हुए, से शायर तो उर्दू में दो ही हुए। उन्होंने कहा कौन से? उन्होंने कहा एक कबीर, दूसरे तुलसी। तो इंतज़ार हुसैन ने कहा कि हम उसके मुंह की तरफ देखते रह गए और फिर हमने कहा कि मियाँ, ये कबीर की तो उर्दू कुछ कुछ समझ में आती है कि पुरानी पुरानी उर्दू है, लेकिन तुलसी की उर्दू कुछ समझ में नहीं उर्दू है। तो उसने कहा कि मियाँ, तुम किसी अंग्रेज से पूछ के देखो कि क्या उसको चासर की अंग्रेजी समझ में आती है। तो अब ये मतलब आलोचक तो है ये, लेकिन क्या बात कह रहा है कि शायर अगर हुए तो कबीर और तुलसी हुए। ये पाकिस्तान के लोग हैं, अभी भी हैं पाकिस्तान में ऐसे लोग। तो ये आलोचकी आलोचक के सामने बड़े बड़े मानदंड हो सकते हैं। वो आलोचकी के ठीक उल्टा सत्य व्यवहारी आलोचक होता है, वो सब कुछ चाट लेता है और सब पर वाह वाह करता है, और समझे चाहे ना समझे, उसमें तुक मिल गई तो वाह उसके मुंह से निकल जाता है। तो वो उसको सत्य व्यवहारी कहा गया है। और ऐसे भी आलोचक हुए हैं, बड़े बड़े पंडित हमारे यहाँ कुछ उसी तरह के आलोचक हैं। अब जैसे पंडित बलदेव उपाध्याय बहुत बड़े पंडित हैं, क्या कहना है, लेकिन वो कालिदास पर लिखेंगे तो बिल्कुल प्रशंसा ही करेंगे, वाह वाह की उसमें ही प्रशंसा करेंगे। हर कवि पर वो उसका सुंदर सुंदर ही सब कुछ उनके लिए होता है। तो ये आलोचकी और सत्यनाभ व्यवहारी, और दूसरा मत्सरी, मतलब जो डाह ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त होकर आलोचना करता है। और फिर तत्वाभिनिवेशी, जो तात्विक आलोचना बहुत गहराई में जाकर के आलोचना करता है। चार प्रकार के आलोचक राजशेखर ने बताया। वामन के हवाले से राजशेखर यह भी कहते हैं कि कवि भी भावक हो सकता है, कवि भी आलोचक हो सकता है। और ये चारों कैटेगरीज फिर कवि पर भी लागू हो जाएंगी। वो कवि अपनी रचना की भी आलोचना स्वयं कर सकता है। तब यह हो सकता है कि कोई कवि अपने ही काव्य के प्रति आलोचकी हो या रुचिशील हो। ये तो मेरे साथ होता है, मुझे अपनी रचनाएं फिर बहुत बेकार लगने लगती हैं, पटक देता हूँ कि क्या हमने लिखा। और हमसे किसी ने कहा, बड़े बड़े फिलासफर हैं हमारे मित्र, उन्होंने कहा कि सर आपके जो बहुत पुराने लेख हैं वो पत्रिकाओं में छपे थे, उनको आप पुस्तकाकार छपवा लीजिए। तो मैंने कहा शर्मा जी वो बहुत बेकार लगते हैं मुझे, मैंने एमए करके निकला था उस समय लिखे थे, वो उस समय छप गए क्योंकि छपास की बीमारी थी कुछ कैरियर की भी चिंता थी, तो हमने छपवा लिए। अब हमारे लिए तो ठीक नहीं लग रहा है हमको। उन्होंने कहा कि
आपको अपनी रचनाओं के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं बनता, और जो नई पीढ़ी आपके पुराने लेख पढ़ना चाहती है उससे उसको वंचित रखने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी जूनियर को सौंप दीजिए, वो संपादित करके आप छपवा देगा। हमने कहा ठीक है। तो अपनी रचनाएं बुरी लगने लग जाए ये तो अनेक लोगों के साथ होता है, लिखने के बाद फिर वो हो जाती है, हम उससे ऊपर जाते हैं। तो अरोचकता स्वयं कवि में अपनी रचना के लिए हो, उसका उल्टा भी हो सकता है कि वो सत्रणाभ्यवहारी हो, मतलब अपनी हर रचना को खुद फूल 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 करके कुप्पा होता चला जाता है कि क्या मैंने और कुछ नहीं उसमें। हम ऐसे कईयों को जानते हैं संस्कृत में, और ऐसे श्लोक सुना रहे कि क्या हमने लिखा, अब तो हम कालिदास बन गए, हम कुछ भी नहीं उसमें, स्तुति के सिवा जय जयकार के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये कभी कभी भी अपनी रचना के बारे में उसी प्रकार का रख सकता है, और मात्सर्य भाव भी आ जाता है, अपनी रचना के लिए आ सकता है, लेकिन तत्वाभिनिवेशी भी हो सकता है। कालिदास जैसे कवि अपनी रचना की गहराई को खुद जानते हैं, और इस तरह से रचना और आलोचना का गठबंधन इस तरह से चलता है। और हम नई कैटेगरीज भी इनमें जोड़ सकते हैं कि इन चारों को मिलाकर के सम्मिश्र भी कोटि आलोचकों की हो सकती है, कि एक व्यक्ति में चारों कुछ न कुछ कमोबेश रहते ही है। थोड़ी सी आलोचकिता रह सकती है, थोड़ा सा मात्सर्य रह सकता है, थोड़ी सी वाहवाही करने का भाव रह सकता है, रहता ही है, और थोड़ी सी और कुछ तत्वाभिनिवेशी तो होना ही चाहिए। तो एक ही आलोचक में चारों एक साथ सम्मिश्रित हो, यह भी हो सकता है। और ऐसा भी आलोचक हो सकता है जो कि किसी समूह का प्रतिनिधित्व करता हो, किसी समूह के साथ विचार विमर्श करके आलोचना के मानदंडों का निर्माण करे। इसके लिए मैं आनंदवर्धन का उदाहरण देता हूँ, जिन्होंने कि बार बार ये कहा है कि जो काव्य के रसिक सहृदय हैं उनके साथ विचार विमर्श के साथ हमने मानक बनाए, उस समूह का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, सामूहिक विमर्श से आलोचना के सिद्धांतों का निर्माण भी करते हैं। ऐसा भी एक आलोचक हो सकता है। ऐसा भी आलोचक हो सकता है जो किसी विशिष्ट विचारधारा से प्रेरित होकर के आलोचना करता है। आज के समय में संभव हुआ अधिक, प्राचीन काल में भी हो सकता था कि कोई शिवशास्त्र की दृष्टि से किसी कवि को देख रहा हो, किसी एक विचारधारा, किसी एक प्रस्थान की दृष्टि से आलोचना कर रहा हो। टीकाकारों, ये प्रीति जी ने बहुत अच्छा कहा कि इतनी गहरी आलोचना समीक्षा हमारे कुछ टीकाओं में की गई है कि अद्भुत है, हम तो चकित हो जाते हैं। एक एक श्लोक की पूर्ण सरस्वती मेघदूत में जितनी एनालिसिस करते हैं, उसकी टीका उसको हम टीका के बारे में हमारे मन में धारणा होगी कि जैसे पैराफ्रेजिंग करके अर्थ बताना, लेकिन टीका तो पूरी समीक्षा आलोचना हुआ करती है उसमें, और विस्तार से उसके गुण दोष बताते हुए पूरे सांस्कृतिक पक्ष को उसमें उद्घाटित किया जाता है। तो जिसको आलोचना आज कहा जा रहा है वो टीकाओं में बहुत हुई, हमारे यहाँ खूब की गई। तो ये किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के आलोचना करने वाले भी आलोचक हो सकते हैं। कुछ कैटेगरी जो चार राजशेखर ने आलोचकों की कोटियां बताई, उनमें हम चाहे तो विस्तार कर सकते हैं। ये काम संस्कृत के पंडितों को या जो नया काव्यशास्त्र लिख रहे हैं उनको करना चाहिए था कि और कितने तरह के भावों के आलोचक हो सकते हैं। कमला प्रसाद जी स्वयं उदाहरण है कि वे कमिटेड मार्क्सिस्ट हैं, उसकी दृष्टि से वे साहित्य की आलोचना करते हैं। रामविलास शर्मा उस प्रकार के किसी विचारधारा विशेष से प्रेरित होकर के किसी रचना की या रचनाओं की साहित्य की मीमांसा करते हैं। अब बहुत सारा मैं छोड़ देता हूँ। बहुत सारे श्लोक हैं कवियों के कि हमारा एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है तो उसका क्या असर पड़ रहा है। धर्मकीर्ति के तो बहुत अद्भुत श्लोक हैं इस पर। धर्मकीर्ति बड़े कवि भी हैं, और आप देखिए कि ये प्रमाणवार्तिक जो दर्शन शास्त्र का अत्यंत ध्रुव ग्रंथ है, बौद्ध न्याय का, जिसको राहुल जी वहाँ किसी तरह से लेकर के आए थे, उन्होंने छापा था, सबसे प्रौढ़ ग्रंथ माना जाता है बुद्धिस्ट लॉजिक का। इसे हम कहते हैं, वो क्या कविता है। अनध्यवसिता होगाहन मनल्पति शक्तिनाप्यदष्ट परमार्थ तत्त्वमधिकाभियोगैरपि मतम मम जगत्यनब्ध सदृश प्रतिग्राहकम प्रयास्यति पयोनिधे वयैव स्वदेहे जराम। बुद्धि की प्रचुर शक्ति वाले भी जिसमें पूरी तरह अवगाहन न कर सके, अधिक प्रयास करने वाले भी जिसकी गहराई का या परमार्थ तत्व की था न ले सके। ऐसा मेरा यह मत और मेरी यह कविता अपने अनुरूप प्रतिग्राहक को पाए बिना सागर के जल की तरह अपनी ही काया में
उड़ा जाएगा, ऐसा वे कहते हैं। ये कवि की वेदना हो सकती है कि उसको उसकी परख करने वाला कोई आलोचक उसको नहीं मिला। और धर्मकीर्ति ने प्रतिग्राहक कहा है। यहाँ ग्राहक तो कंज्यूमर होता है, प्रतिग्राहक जो है उपभोक्ता नहीं है, वह उपकृत होता है। और रचनाकार को उपकृत प्रति शब्द से फिर वो रेसिप्रोकेट होने का भाव आ जाता है। तो ये जो आदान प्रदान है रचना और आलोचना का, वह नहीं हो सका हमारी रचना के बारे में। अब आप देखिए कि एक ही व्यक्ति जो कि बहुत महान आचार्य है, वो महान कवि भी है, वो जब कवि के रूप में लिखता है तो उसको शिकायत रहती है कि हमारी रचना का पार्थी हमको नहीं मिला। पंडित राज जगन्नाथ तो कितने बड़े आचार्य, ये हमारे यहाँ संभव हो सका कि जो सबसे बड़ा आचार्य है उस समय का, वही उस समय का सबसे बड़ा कवि भी संस्कृत का है। पंडित राज जगन्नाथ बहुत बड़े कवि हैं, उतने ही बड़े आचार्य हैं जो अभिनवगुप्त रामवर्धन के लेवल पर जाकर के खड़े होते हैं, उनको चुनौती भी देते हैं। तो विद्वांसो वसुधा तले परवच श्लाघा सुवाचम यमा भूपाला कमला विलास मसरणोन्मीलन मदा गूर्णिता आस्य दास्यति कस्य दास्य मधुना धन्यस्य कामारसस्वर वामाधर माधुरी मधरयन वाचाम विलासो मम। विद्वज्जन स्वसुधा तल पर दूसरों के वचनों की प्रशंसा में बरतते हैं वाणी का संयम। राजा लोग लक्ष्मी के विलास की सुकुमारता के मद में तीरते उतराते रहते हैं। अब किस धन्य के मुख में लास्य करेगा, कामालस अप्सराओं के अधरों की माधुरी को अधर में करता मेरी वाणी का विलास, ऐसा कहते हैं। तो कई कवियों को शिकायत रही, भूति को तो रही ही, कि हमारी कविता का पार्थी आलोचक हमको नहीं मिला। इसलिए हर बड़े कवि ने कुछ आलोचकों के कंडेमेशन में भी बातें कही जो कि फेल हुए, असफल हुए उनको। तो खल निंदा के प्रकरण क्यों मिलते हैं? बाण में आता है, खल तुलसीदास में भी आता है रामचरितमानस के आरंभ में, और अनेक कवियों में आते हैं। खल निंदा वो करते हैं क्योंकि ये जो मत्सरी आलोचक हैं और आलोचकी आलोचक हैं, उनसे शायद तंग आ जाते हैं। तो बाण के श्लोक बड़े ओजस्वी हैं इस मामले में, और वो कहते हैं, मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, सब जानते हैं, कादम्बरी में श्लोक हैं उनके। उसमें कहते हैं कि बांधती जंजीरों की तरह कटु खन खन करने वाले दुख देते हैं मनदायक खन, मणि जड़े नूपुरों के जैसे साधु साधु ध्वनि करते पग पग पर हर लेते हैं मन सज्जन। ये दोनों ही बातें उन्होंने कही। साधु साधु की ध्वनि कब होती है? जब शायरी अप्रिशिएट कर, पहले के समय श्लोक जब सुनते थे कवि गोष्ठियों में, तो साधु साधु ऐसा कहते थे। जैसे उर्दू की गजल अच्छी सुनते हैं या शेर अच्छे सुनते हैं तो वाह वाह निकलता है, बल्ला क्या बात है, ऐसा कहते हैं। तो पहले साधु साधु कहा जाता था। तो बाण किसको इंगित कर रहे हैं कि ऐसे भी हमको मिलते हैं सज्जन जो कि सुनते ही साधु साधु ऐसा कह उठते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि कटु शब्द कहने लग जाते हैं। तो ये बहुत सारे कवियों ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, ये आलोचना और रचना के जो तनाव भरे संबंध है उनको भी बताती हैं, लेकिन जो गठबंधन है वो टूटा नहीं, संस्कृत की परंपरा में वो बना रहा। और भारतीय परंपरा में यह संभव हो सकता था बाद तक के काल में, 19वीं शताब्दी तक भी, कि महान आचार्य महान कवि भी हो सकता है, जो कि भारतेंदु हुए, जो कि जयशंकर प्रसाद हुए। अंग्रेजी में भी हो सका कि कॉलेरिज बड़े दार्शनिक हैं और उतने ही बड़े कवि भी हैं। टी.एस. इलियट साहित्य के अच्छे फिलासफर हैं, विचारक हैं और अच्छे कवि भी वे हैं। तो यह संभव हो सकता है। और इसलिए पांडित्य, चिंतन, मौलिक सृजनात्मक लेखन में रोड़ा ही बनता है या रोड़ा बन जाता है, ऐसा मानना उचित नहीं है। और जो पंडित है वह कवि नहीं हो सकता, ऐसा मानना भी उचित नहीं है। और आनंदवर्धन जो मूर्धन्य आचार्य हैं, वो मूलतः कवि ही थे, कवि के रूप में ही जाने जाते थे। उनकी कविताएं बहुत अच्छी हैं। कई उदाहरण मैंने इसके दिए हैं कि कैसे कवि के रूप में आनंदवर्धन की पहचान थी। क्षेमेंद्र, रुद्रट, रुय्यक, मंकक, बड़े बड़े जो आचार्य हैं ये कवि हुए हमारे यहाँ। और अभिनवगुप्त की तो बात मैंने फिर की ही है। तो ये सृजनात्मक प्रतिभा और आलोचक की प्रतिभा एक गलवाही करती हुई चलती है संस्कृत की परंपरा में। और यह संभव हो सकता है हमारी देश की धरती पर कि जो जितना ही प्रखर तार्किक है उतना ही बड़ा कवि भी वह हो सकता है। इसकी कई सूक्तियां मिलती हैं। कर्केशु कर्कश दियो वयमेव नान्ये, काव्येषु कोमल दियो वयमेव नान्ये। तो यह किस प्रकार से कवि की रचना से आलोचना अपने मानदंड बनाती है, इस पर कुछ बातें मैंने इस लेख में और कही हैं। और कालिदास ने चित्र निर्माण के जो प्रसंग
वर्णित किए हैं अपने नाटकों में। मालविका अग्निमित्रम में मालविका का चित्र अग्निमित्र देखता है। अग्निमित्र भी बड़ा रसिक और कला का पारखी है, और दुष्यंत चित्र बनाता है और चित्र को देखता है और रस विषयक, और फिर हंसपदिका का गीत सुनता है। इनका जो बड़ा काव्यात्मक वर्णन कालिदास ने किया है। चित्रों के वर्णन में तो कविता में वर्णन है, लेकिन उसमें जो कला के मानदंड निकलते हैं वो अभिनव गुप्त ने उठाए, उससे उसी उन्हीं को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना लालित्य विमर्श बनाने के लिए उठाया, और विद्यानिवास मिश्र जी ने रस पर जब चर्चा की तो कालिदास के श्लोक को सामने रख करके विमर्श अपना किया। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से कविता और आलोचना के संबंध भारतीय परंपरा में बने रहे और यह गठबंधन बना रहा, और विशेष रूप से आलोचना या साहित्य शास्त्र का उत्थान तभी संभव हुआ जबकि दोनों में स्वस्थ संबंध है और कविताएं भी बड़ी लिखी जा रही हैं, महान कविताएं भी लिखी जा रही हैं, उनसे स्फूर्त हो रही है आलोचना, और जो स्फूर्त हुई आलोचना है वो फिर अनुप्रेरित कर रही है रचना को। तो कैसे किस प्रकार से होता था इसकी प्रक्रिया की छानबीन यदि हम करते हैं तो आनंदवर्धन ने इस पर काम बहुत किया, और ऐसा लगता है जब उनके ध्वन्यालोक को पढ़ते हैं कि किस तरह से ये चर्चाएं होती थी। और आनंदवर्धन बड़े आचार्य हैं जो कि लोक के पास जाते हैं, लोक की कविता से ही तो सारा शास्त्र बना रहे हैं। आप उनके उदाहरण देख लीजिए, ध्वनि के जो उदाहरण देते हैं प्राकृत की गाथाओं से देते हैं। गांव गिराव में जो प्रेम हो रहा है, गांव की धरती के जो हलवाहा क्या कर रहा है, किसान क्या कर रहा है, उसके श्लोक हैं, उनको उत्तम काव्य के रूप में आनंदवर्धन देकर के अपने मानक बना रहे हैं। तो लोक के पास तो आलोचना जा रही है, और कविता जो लोक की है उससे ही प्रेरित होकर के आचार्य अपने मानक बना रहा है। लेकिन सवाल उनके सामने ये था कि ये जो प्राकृत की छोटी छोटी गाथाएं हैं कि वो वहाँ बुलाया था, उसमें बांस के कुंज में वो नहीं पहुंच पाई, ये इंतजार करता रहा तो चिड़ियों की फड़फड़ाहट हो रही है, उसको घर में लड़की सुन रही है, उस बेचैन हो रही है उसको सुनकर। इतनी गाथा है और इसमें क्या है, वो जैसे महान कविताएं हो जाएगी, लेकिन अच्छी लगती है और पूरा समाज इसको सराहता है कि क्या बात कही है। चिड़ियों की फड़फड़ाहट बांस के कुंज से उठ रही है, घर में लड़की उसको सुनकर के बेचैन, इतना रहा। तो ये डिस्कशन होता होगा कि ये वाल्मीकि की कविता नहीं है, कोई महाकाव्य नहीं हुआ, ये अच्छी कविता कैसे हो गई। तो कोई कविता अच्छी कविता कैसे होती है। कुछ कविताएं तत्काल सुनते ही प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जबकि वैसे उनमें कोई अलंकार नहीं, चिड़ियों की फड़फड़ाहट हुई और लड़की बेचैन हुई, तो इसमें तो कोई उपमा रूपक नहीं है, कोई ऐसा रस वगैरह भी नहीं। तो ये अच्छी कविताएं फिर क्यों बनी। तो कुछ कविताएं तत्काल प्रभाव उत्पन्न करती हैं, तत्काल वाहवाही निकलवा लेती हैं, लेकिन बहुत स्थायी संस्कार उनका चित्त पर नहीं बनता। तो कैसे उनको जाना जाए कि कालजयी रचनाएं बनेंगी। क्या आकार में बड़ी होने से कोई कविता बड़ी हो जाती है, और आकार बहुत छोटा हो तो क्या सचमुच में छोटी ही मानी जाएगी कविता। ये डिस्कशन होते रहते होंगे। आनंदवर्धन जिस समाज बना रहे, जो वर्ग बना रहे थे सर्दियों का, और ऐसा लगता है कि उन्होंने फिर इससे अपने मानक प्रस्तुत किए। और जो पहली बार बहुत बड़ा स्टेटमेंट आनंदवर्धन ने दिया, कोई मानने को तैयार नहीं था कि छोटे से श्लोक में महाकाव्य समाया जा समो लेता है कवि, ऐसा कोई कवि हो सकता है। और आनंदवर्धन के सामने तो अमरूप का काव्य था, प्राकृत की गाथाएं थी, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हो सकता है, एक श्लोक में कई देश काल समाज गांव सब ऐसा सिमट करके आ जाता है तो पूरा महाकाव्यायमान होता है। ये आनंदवर्धन ने कहा। उन्होंने कहा कि अमरूप का एक एक श्लोक प्रबंध शतायमान हो जाता है, एक एक श्लोक महाकाव्य की तरह विस्तार लेता है, कितना बड़ा देशकाल समेटता है, कितनी वेदनाएं, कितने हृदय की गहराइयां, मनोजगत को समेट लेता है एक जरा सी 4 लाइनों में। तो ये क्यों होता है। और फिर जो कविता कैसे गूंज छोड़ती है, अनुगूंज छोड़ती है, इसकी बात फिर आनंदवर्धन ने की। तो ये रचना को सामने रख करके और लोक में जो रचना हो रही थी उनको सामने रख करके किस प्रकार से आलोचना अपने आप को परिष्कृत करती है, बनाती है, निर्मित करती है अपने आप को, आलोचना के मानदंड बनते हैं, ये हम आनंदवर्धन के उदाहरण से देख सकते हैं। उसके बाद क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत उसी से बनाया। फिर औचित्य सिद्धांत तो एक क्रिटिक का ही सिद्धांत है कि वह प्रोप्राइटी, वो देश काल नई कविता आ रही है तो उसमें औचित्य की मीमांसा, उसमें औचित्य यदि टूटता है। तो ये बड़े आचार्य हैं, और क्षेमेंद्र महान कवि भी हैं और अद्भुत कवि हैं, यथार्थ के शिकायत के बहुत बड़े कवि हैं। तो
तो एक जो कोटि इन रचनाओं की मीमांसा करते हुए जो नई रचनाएं आ रही थी उनके समय में आनंदवर्धन ने बनाई, वो चित्र काव्य की है। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और चित्र काव्य को मम्मट ने कुछ अलग ही तरह से डिफाइन कर दिया, तो वही हमको याद रहता है कि शब्द चित्रम वाची चित्रम, ये ऐसा अधम काव्य होता है। आनंदवर्धन ने जो चित्र काव्य कहा है वो तो बहुत ही अलग है। वो कहते हैं कि जो नए कवि, नौजवान कवि हैं, वो पुराने महान कवियों की अनुकृति में रचना लिख रहे हैं। ऐसा तो होता ही है। गालिब की बहुत अच्छी लाइनें हैं और जो नया शायर है वो वैसे ही लिखेगा, तो लिखते लिखते एकदम से बढ़िया भी लिखेगा। ये बात आनंदवर्धन कहते हैं कि ये हमको स्पष्ट लग रहा है कि पहले के महान कवियों की गूंज इसमें आई, उससे उसने उठाया है, उठा करके और ऊपर ले गया उसको। इसको हम क्या कहेंगे, ये एकदम मौलिक कविता इसकी नहीं है। तो कहते हैं चित्र काव्य। चित्र काव्य क्यों है कि दिया तो उसने, जैसे कि पेंटिंग किसी को देख करके बनाई जाती है, लेकिन उसमें कुछ एकदम से नया रंग भर दिया जाता है, इसने कुछ वैचित्र इसमें कर दिया है। तो ये बहुत सुंदर शब्दावली में उन्होंने परिभाषित किया। तो आप देखते हैं कैसे नई कविता अगर आ रही है 9वीं सेंचुरी में, तो कैसे नए कैटेगरीज बन रही हैं आलोचना की और कैसे आलोचना अपने आप को परिष्कृत कर रही है। ये रचना और आलोचना के संबंध कितने स्वस्थ संबंध हो सकते हैं और कैसे दोनों एक दूसरे को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो ये जो पति पत्नी में यदि उस प्रकार के संबंध हो जाएं कि दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं और दोनों एक दूसरे को अनुशासित भी करते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते भी हैं, होता तो प्रेम से ही है, बगैर प्रेम के तो नहीं होगा। आलोचना को रचना से प्रेम करना होगा और रचना को भी आलोचना के लिए प्रेम जगाना होगा, और दोनों में यह जो दाम्पत्य गठबंधन है वो स्वस्थ संबंध साहित्य के लिए विकसित कर सकेगा। ये बहुत जरूरी है आज के संबंध में, आज के संदर्भ में, क्योंकि ऐसा कोई सिनारियो हमें नहीं दिखाई देता कि बहुत स्वस्थ होकर के स्वस्थ भाव से कोई ग्रुप्स इस तरह की चर्चाएं करते हो। शायद कमला प्रसाद जी ने शुरू की थी इस तरह की चर्चाएं, और उनका एक विचारधारा विशेष के साथ उनका एक वर्ग था। लेकिन भारतेंदु मंडल था, प्रसाद में भी कुछ उस तरह का था कि वो आकर्षित करते हैं, लोग उनके आसपास इर्द गिर्द उनकी चर्चाएं करते हैं। तो सामूहिक विमर्श से जो आलोचना विकसित होती है, जो प्राचीन परंपरा में विकसित हुई, उस सामूहिक विमर्श को फिर से जगाने की भी जरूरत है। उससे रचना और आलोचना के जो मधुर स्वस्थ संबंध है उनको फिर से विकसित करने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ आपने जो मुझे धैर्यपूर्वक सुना और मेरी ज्यादतियों को बर्दाश्त किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।